हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस लॉजिक पॉइंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पद्य व गद्य साहित्य के कार्यक्रमों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, घबराइएगा मत, आप लोगों को एकदम लॉजिक से कार्यक्रमों को याद कराएंगे। 100% गारंटी है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन सुनाते हैं आप लोगों को। संसार में किसका समय एक सा रहता सदा, संसार में किसका समय एक सा रहता सदा, है निस दिवासी घूमती सर्वत्र विपद संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक में रोता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक में रोता वही। थैंक यू दोस्तों। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी पद्य व गद्य साहित्य का इतिहास। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पद्य व गद्य साहित्य का इतिहास। तो हमारा जो हिंदी पद्य साहित्य है उसको 4 कालक्रमों में विभाजित किया गया है। मतलब जो हमारा हिंदी पद्य साहित्य है उसको 4 समय में विभाजित कर दिया गया है। तो हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन पहला जो है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो आदिकाल की जो समयावधि है 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक, अर्थात 600 वर्षों तक आदिकाल का समयावधि था हिंदी पद्य साहित्य में। और भक्ति काल की जो समयावधि है 1343 से लेकर 1643 ईस्वी तक। भक्ति काल की जो समयावधि है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। रीतिकाल की जो समयावधि है 1643 से 1843 ईस्वी तक। रीतिकाल की जो समयावधि है 1643 से 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल की जो समयावधि है 1843 से अब तक। दोस्तों, ये एनसीईआरटी मानक के अनुसार है। कई बुक्सों में थोड़ा सा इनका जो डेट है आगे पीछे है, मतलब 10-20 साल आगे पीछे है, तो इससे घबराइएगा मत। प्रत्येक कवि लोग अपने मत के अनुसार अपना एक काल समयावधि निर्धारित करते थे, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये एनसीईआरटी स्टैंडर्ड मान है, इसको आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो हम देखते हैं कि आदिकाल जो है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इन लोगों को कई और नामों से भी जाना जाता है। जैसे आदिकाल हो गया, आदिकाल को हमारा वीर गाथा काल, वीर काल, सिंध सामंत काल, चारण काल, बीज वपन काल के नामों से भी जाना जाता है। पूछ लिया कि आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों को हाँ या ना में आंसर देना हो तो क्या देंगे? हाँ, कि हाँ आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल, भक्ति काल को भी स्वर्ण युग, स्वर्ण काल और पूर्व मध्यकाल के नामों से जाना जाता है। ये बहुत पूछता है कंपटीशन में कि स्वर्णकाल किस युग को स्वर्णकाल किस युग को जाना जाता है। तो स्वर्णकाल एक भक्ति काल है, भक्ति काल के नाम को जाना जाता है। रीतिकाल, रीतिकाल को भी श्रृंगार काल और उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता है। श्रृंगार काल, उत्तर मध्य काल के नाम से रीतिकाल भी जाना जाता है। और आधुनिक काल तो हम लोगों का आधुनिक काल चला ही आ रहा है, वर्तमान काल। तो देखिएगा, इस आदिकाल में प्रमुख जो क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, देखिए जैसे आदिकाल हो गया, तो आदिकाल में पूछता है कि आदिकाल की भाषा क्या थी। तो आदिकाल की दोस्तों भाषा डिंगल व पिंगल भाषा थी। और भक्ति काल में जो भाषाएं थी लगभग ब्रज भाषा और अरबी फारसी भाषाएं थी, अवधी भाषा भी थी भक्ति काल में। और जो रीति काल है, रीति काल में
ब्रज भाषा और अवधी भाषा का काफ़ी विकास हुआ था। और आधुनिक काल में तो हम लोगों का हिंदी खड़ी बोली चलने लगा था। तो देखिए आदिकाल के जो बड़े बड़े कवि हैं, जैसे चंद्र बरदाई हो गए, जो इनकी रचना एक है पृथ्वीराज रासो। हिंदी की जो प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, उसके लेखक चंद्र बरदाई हैं और वे आदिकाल के ही थे। जिस और भक्ति काल को देखिए दोस्तों, कई पार्टों में बांट दिया गया है। देखिए जैसे भक्ति काल है, भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं, एक निर्गुण शाखा एक सगुण शाखा। भक्ति काल की 2 शाखाएं, एक निर्गुण शाखा एक सगुण शाखा। शाखा का मतलब समझते हैं, जैसे एक कोई पेड़ है और पेड़ जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, उसको उसकी 2 टहनियाँ निकल गई, इधर से एक इधर से एक इधर से। जैसे पेड़ है और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसके एक इधर से टहनी निकल गई, एक इधर से टहनी निकल गई, यानी 2 शाखाएं हो गई। तो उसी प्रकार भक्ति काल है, भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांट दिया गया है, एक निर्गुण एक सगुण। तो निर्गुण जो है, निर्गुण को भी 2 उप शाखाएं में बांट दिया गया है, जैसे एक ज्ञान मार्गी शाखा एक प्रेमाश्रयी शाखा। इसको ज्ञानाश्रयी शाखा प्रेमाश्रयी शाखा भी बोलते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्यधारा भी बोलते हैं, इसको सूफी काव्यधारा बोलते हैं। और सगुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, एक राम भक्ति शाखा एक कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, एक राम भक्ति शाखा एक कृष्ण भक्ति शाखा। देखिए कि भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि, इतना बड़ा भी लिख सकते हैं, या फिर ज्ञानाश्रयी शाखा या फिर संत काव्यधारा के प्रवर्तक कवि कबीरदास जी हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जैसी है। ये कबीर जी हैं। कबीर जी की एक रचना थी बीजक। बीजक के 3 पाठ थे। साखी शबद रबैनी, जो उनकी साखी थी वह दोहा छंद में लिखी गई थी, और जो उनकी एक शबद है वह गे पद में लिखी गई थी, और जो रमैनी है वह चौपाई छंद में लिखी गई रचनाएं हैं। प्रेमाश्रयी शाखा की जो प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जैसी, इनकी एक प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, पद्मावत, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। अब देखिए सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति शाखा देखते हैं कि राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना एक रामचरितमानस है। हम लोग जो गांव में भी काफ़ी फेमस है कि रामचरितमानस पढ़ लो, तो वो रामचरितमानस के लेखक ही गोस्वामी तुलसीदास थे। उसको रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने ही लिखा था, और जब उन्होंने लिखा था तो अवधी भाषा में लिखा था। बहुत पूछता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। और इनकी एक गोस्वामी तुलसीदास की एक विनय पत्रिका है, वह ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है। तो विनय पत्रिका भी काफ़ी फेमस है। वो भी पूछता है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है एवं किस भाषा में लिखी गई है। तो विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, वह ब्रजभाषा में लिखी गई है। अब देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के, तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि का मतलब समझते हैं कि जैसे एक कृष्ण भक्ति शाखा है, उसमें सर्वश्रेष्ठ कवि कौन, उसमें से प्रतिनिधि का चयन किया गया है। जैसे हम लोगों को स्कूल में तो जो टॉपर होता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसको चयनित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार उस समय अवधि में जो सर्वश्रेष्ठ कवि थे उन लोगों को चयनित किया जाता था, और चयनित करने के बाद उन लोगों को प्रवर्तक कवि बना दिया जाता था। ठीक उसी प्रकार कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि सूरदास जी हैं। और सूरदास जी की रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, यही सब रचनाएं हैं इनकी। इन्हें सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। आइए अब रीतिकाल को देखते हैं। रीतिकाल को भी हम लोगों को
3 पार्ट में देखने को मिलता है, अर्थात रीतिकाल की जो समय अवधि है उसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। एक रीतिबद्ध, एक रीतिमुक्त, एक रीतिसिद्ध। एक रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। तो रीतिबद्ध जो है इसको मतलब समय नहीं बांटा गया, लेकिन रीतिकाल के जो कवि थे उन लोगों को 3 भागों में बांट दिया कि ये रीतिबद्ध कवि हैं, ये रीतिमुक्त कवि हैं, ये रीतिसिद्ध कवि हैं। तो रीतिबद्ध कवियों में भूषण, चिंतामणि, ग्वाल। रीतिबद्ध कवियों में प्रमुख कवि जो हैं भूषण, चिंतामणि, ग्वाल। रीति मुक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं घनानंद आलम ठाकुर। और रीति सिद्ध में सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल मोतीराम। बहुत ज़्यादा फेमस है बिहारी लाल। पूछता है कि बिहारी लाल किस युग के कवि हैं, तो आप लोग आराम से बताइएगा बिहारी लाल रीतिकाल के कवि हैं। तो बिहारी लाल की एक रचना है बिहारी सतसई। बिहारी लाल की एक रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में 729 छंद हैं, मतलब 729 छंद हैं, जिसमें से 713 दोहा छंद में लिखी गई रचना है और 6 चौपाई छंद में लिखी गई रचनाएं हैं। अब देखिए दोस्तों, आधुनिक काल पे आते हैं। आधुनिक काल को यहाँ पे दिया गया है कि आधुनिक काल की जो समय अवधि है 1843 से 1850 बोले ना, अभी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, 10-20 साल का अंतर, तो कोई बात ना। आधुनिक काल की जो समय अवधि है 1850 से अब तक चला आ रहा है, या 1843 से अब तक चली आ रही है। तो आइए देखते हैं। ये स्टैंडर्ड वन है, इसमें तो थोड़ा सा समय आगे पीछे हो जाता है, 10-20 साल का अंतर, या फिर संवत में लिख दिया गया या फिर सन में लिख दिया गया, तो उसके वजह से लोगों को डिफरेंट लगता है। लेकिन ये ईस्वी में रहता है और एकदम फेमस है, ये फिक्स है। जैसे आधुनिक काल को कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, प्रगतवादी युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता। तो आधुनिक काल जो 1850 से अब तक चला आ रहा है, अब ये इधर पद्य साहित्य खत्म हो गया, इधर से अब गद्य साहित्य के साथ साथ पद्य साहित्य की रचनाएं भी लिखी जाने लगी, गद्य साहित्य की रचनाएं भी लिखी जाने लगी। तो आधुनिक काल का जो प्रथम विभाजन है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को भी 2 नामों से जाना जाता है, एक पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग देखिए, भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक की जो समयावधि है हिंदी पद्य साहित्य में, लगभग देखिए अभी 2024 लगा है, आज से जस्ट 150 साल पीछे जाइए तो 1850 ही आएगा ना लगभग। तो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की जो काल समयावधि है उसे भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 1850 से 1900 ईस्वी तक की काल समयावधि जो है उसको भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और जो 1900 से 1922 ईस्वी तक की समयावधि है उसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक की जो काल समयावधि है उसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक की जो समयावधि है छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। काफ़ी फेमस है छायावादी युग, कहते हैं छायावादी युग। तो 1919 या 18 से लेकर के 1938 ईस्वी तक की जो काल समयावधि में लिखी गई रचनाएं हैं उसे छायावादी युग के अंतर्गत रखी जाती है। शुक्लोत्तर युग 1938 से अब तक चला आ रहा है। तो शुक्लोत्तर युग को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, जैसे प्रगतवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता। तो प्रगतिवाद युग को 1938 से 1943 ईस्वी तक की समयावधि है। प्रयोगवाद 1943 से 1953 ईस्वी तक। नई कविता 1954 से अब तक चली आ रही है, नई कविता का युग है। देखिए भारतेंदु युग के बारे में कुछ जान लेते हैं विशेष जानकारी। जैसे भारतेंदु युग के प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम की वजह से ही इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा, क्योंकि वे प्रवर्तक कवि है, मतलब सर्वश्रेष्ठ कवि है। 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक का
भारतेंदु युग की समय अवधि रही है। और भारतेंदु युग में हम लोगों का हिंदी खड़ी बोली का काफ़ी विकास हुआ है। और भारतेंदु युग के जो कुछ फेमस कवि हैं, जैसे प्रताप नारायण मिश्र हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, और जैसे राजस्वी प्रसाद सितारे हिंद हो गए, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु ही थे एक तरह से। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग क्यों इसलिए पड़ा? एक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उन्हीं के नाम की वजह से इस युग का नाम द्विवेदी पड़ा। पूछ भी लेता है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि या फिर प्रतिनिधि कवि कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ऐसा भी पूछता है कि द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग किसके नाम से पड़ा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक फेमस पत्रिका सरस्वती पत्रिका थी, उनका संपादन करते थे। द्विवेदी युग की कुछ और कवि जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, ये सब द्विवेदी युग के ही कवि थे। छायावादी युग, छायावादी युग के प्रवर्तक कवि जो माने जाते हैं, प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, वो 4 कवि माने जाते हैं। और उनमें भी अगर देखा जाए सर्वश्रेष्ठता में तो जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। लेकिन छायावादी युग के 4 कवि जो हैं प्रतिनिधि के रूप में चयन किए जाते हैं, जिसे कभी कभी टॉपर 2-3 बच्चों को चयनित कर लिया जाता है। तो उसी प्रकार जो छायावादी युग है, तो छायावादी युग में भी 4 कवियों को 4 स्तंभ या फिर प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है। जैसे पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे सुमित्रानंदन पंत, तीसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथे महादेवी वर्मा। तो उनमें से छायावादी युग को के प्रमुख कवि में देखा जाए तो छायावादी युग के प्रमुख कवि में प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये सब कवि छायावादी युग के ही हैं। शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग की जो अभी तक समयावधि चली आ रही है 1938 से अब तक चली आ रही है, उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक प्रगतिवाद युग, एक प्रयोगवाद युग, एक नई कविता। तो प्रगतिवाद युग की जो काल समयावधि है 1938 से लेकर के 1943 ईस्वी तक, 1938 से लेकर के 1943 ईस्वी तक। इसके आदि प्रवर्तक कवि जो हैं कार्ल मार्क्स हैं, लेकिन इसके प्रगतिवादी युग के प्रवर्तक कवि में देखा जाए तो सुमित्रानंदन पंत। एक प्रयोगवादी युग है, प्रयोगवादी युग 1943 से लेकर 1953 ईस्वी तक। क्या इसका समयावधि है लगभग 10 साल। तो इसके जो प्रवर्तक कवि हैं अज्ञे हैं, अज्ञे जानती होंगे, अज्ञे फेमस कवि हैं। इनका पूरा नाम है सचिनानंद हीरानंद सिन्हा या फिर सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनका पूरा नाम है। और इनकी काफ़ी फेमस रचनाएं हैं, जैसे हरी घास पर क्षण भर, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, इनकी फेमस रचनाएं हैं। इन्होंने ही तार सप्तक का प्रकाशन किया था, बहुत फेमस रचना। मतलब पूछ लेता है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया है और कब किया है, तो तार सप्तक का प्रकाशन सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय ने किया है और 1943 ईस्वी में स्टार्ट किया था। और नई कविता का युग 1954 से लेकर अब तक चली आ रही है। अब तक जो भी कविताएं लिखी जा रही है वो नई कविता युग के अंतर्गत लिखी जाती हैं। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। बस छोटा सा लॉजिक याद कीजिए कि हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन का 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और जो हम लोगों का आदिकाल है वो 743 से 1343 ईस्वी तक है, और जो भक्ति काल है 1343 से 1643 ईस्वी तक, और जो रीति काल है 1643 से 1843 ईस्वी तक, और जो आधुनिक काल है 1843 से अब तक। जो हम लोगों का भक्ति काल है उसकी 2 शाखाएं हैं, एक निर्गुण एक सगुण। तो जो हमारे निर्गुण है, निर्गुण को 2 पार्ट में बांट दिया गया, एक यज्ञानाश्रयी शाखा, एक प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण भक्ति को 2 भागों में बांट दिया गया, एक राम भक्ति शाखा, एक कृष्ण भक्ति शाखा। बस ऐसे ही आप लोग याद कीजिएगा, जो इसमें लिखा है वो याद कर लीजिएगा, जो हमने और एक्स्ट्रा जानकारी बताई है वो आप लोग वीडियो को 1 बार 2 बार देखेंगे तो ज़रूर ही आ जाएगा। जैसे
बिहारी जी की एक फेमस रचना है ना, फेमस रचना है कि गागर में सागर भरना। तो उसी प्रकार मैंने यह गागर के समान है, समझ लीजिए, इसमें सागर रूपी ज्ञान काफ़ी भर दिया। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।